हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मैंने थंबनेल पे लगा रखा है कि ये वीडियो ज़रूर देखें, प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा रिक्वेस्ट क्यों करा है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, एक डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उसके जितने भी ऑप्शन होंगे उसको भी हम लोग प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आप लोग को वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा और आप लोग काफ़ी इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। और तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सत्रिया सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि सत्रिया असम की, सत्रिया जो है वो असम की शास्त्रीय नृत्य है। तो हम लोग बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो अभी जो है अभी कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो अभी कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य। तो हम एक एक करके 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट नंबर देखें कि जो सत्रिया है वो असम की शास्त्रीय नृत्य है। तो हम लोग जानेंगे सेकेंड नंबर के बारे में कि सेकेंड शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो जो सेकेंड शास्त्रीय नृत्य है, वन सेकेंड। तो जो सेकंड नंबर शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका भरतनाट्यम। क्या है? भरत भरतनाट्यम। तो जो भरतनाट्यम है ये कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आपकी तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य। कहाँ की है? तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। मतलब मेनली दक्षिण भारत में है और तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। ये जो शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उसमें से ये क्या है? तो ये उसमें सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। और ये जो शास्त्रीय नृत्य होती है, ये जो भरतनाट्यम नृत्य है, ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये देवदासियों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो देवदासियों के द्वारा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि ये देवदासियों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। साथ ही देखते हैं कि इसके मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं। भारतनाट्यम के मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं? तो इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी और मृणालिनी साराभाई। तो कभी कभी कलाकार से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित कलाकार किससे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आप इसे याद रखेंगे। एक बार फिर से हम लोग दोहरा देते हैं। और ये है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी और मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट देखते हैं जो थर्ड नंबर शास्त्रीय नृत्य है, थर्ड नंबर है तो है आपका, वन सेकेंड, थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर तो क्या है? तो है आपका कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। किससे है? आंध्र प्रदेश से। देखिए आप लोग ये स्टेट भी याद रखेंगे कि किस स्टेट से किस नृत्य का संबंध है, क्योंकि अभी आपने देखा कि प्रश्न में पूछ रखा है कि सत्रिया का संबंध किस राज्य से है। तो वैसे ही अदर जो शास्त्रीय नृत्य है उनका भी किस किस स्टेट से संबंध है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग कलाकार का नाम और स्टेट का नाम जरूर से याद रखेंगे। साथ ही जो मैं फैक्ट बता रही हूँ उसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो जो कुचिपुड़ी है तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कुचिपुड़ी का आधार क्या है। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य इसका आधार क्या है? तो इसका जो आधार है वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। क्या है? भरत मुनि, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। अब देखते हैं कि इसके मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं। जो कुचिपुड़ी है तो इसके मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं। तो कुचिपुड़ी के जो मुख्य कलाकार हैं वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। तो जो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी है इसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अक्सर ऐसा टाइटल देखने को मिलता है। रेड्डी टाइटल आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप राधा रेड्डी और राजा रेड्डी याद रख सकते हैं। तो आपको अलग से याद रखना होगा यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी नारायण। तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति हम लोग देखिए कि अभी ये आपको देखने को मिला भरतनाट्यम में भी और कुचिपुड़ी में भी, तो दोनों में कॉमन है। आगे अब देखते हैं कि 4 नंबर शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। 4 नंबर, तो 4 नंबर पे हम लोग देखते हैं कथकली। क्या देखते हैं? कथकली, कथकली। तो ये जो कथकली है ये मुख्य रूप से केरल राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। और इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो हो जाएंगे आपको वलतोल वलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर और मीरानी साराभाई। इसके बाद एक और देखेंगे जो 5 नंबर है, इसमें देखेंगे मोहिनी अट्टम। क्या देखेंगे? मोहिनी, मोहिनी अट्टम। तो जो मोहिनी अट्टम है इसका भी संबंध किससे है? केरल से। मोहिनी अट्टम का भी संबंध किससे है? केरल से है। और इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो है कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और सीरी देवी। तो आप हेमा मालिनी सीरी देवी को भी याद रख सकते हैं कि जो हेमा मालिनी और सीरी देवी हैं ये किससे संबंधित है? तो ये दोनों लोग मोहिनी अट्टम से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर। कौन सा नंबर देखेंगे? हम लोग 6 नंबर देखेंगे। और 6 नंबर में हम लोग देखते हैं कथक। कथक, कथक। ये जो कथक है इसका संबंध किससे है? तो ये मुख्य रूप से उत्तर भारत से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो उत्तर भारत से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके मुख्य कलाकार कौन कौन से। तो इसके मुख्य जो कलाकार हैं वो बिरजू महाराज हो जाएंगे, लक्षु महाराज हो जाएंगे, सुखदेव महाराज हो जाएंगे और फिर सितारा देवी हो जाएंगे। अब हम 7 नंबर पे देखते हैं कि जो 7 नंबर पे है वो कौन सा है। जो 7 नंबर पे
आपका शास्त्रीय नृत्य है वो आपका हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी। तो जी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका संबंध मणिपुर राज्य से है। किससे है? मणिपुर राज्य से। और ये जो आपका शास्त्रीय नृत्य है तो इसका जो मुख्य संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध आपको देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा वैष्णव धर्म से। किस धर्म से? तो वैष्णव धर्म से। और इसमें जो नृत्य होता है, जो भी इसमें कलाकार अपना अपना कला प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें जो राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग को दिखाया जाता है, वही इसका प्रमुख होता है। उसमें राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग दिखाया जाता है। इसके जो मुख्य कलाकार आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें जो मुख्य कलाकार वो मेन है झावेरी बहने का आप लोग नाम सुने होंगे। तो झावेरी बहने हो जाएंगी, फिर कलावती देवी हो जाएंगी, फिर आतंब सिंह हो जाएंगे, और अमली सिंह हो जाएगी, नल कुमार सिंह हो जाएंगे। तो है, लेकिन इसमें आप मेन याद रख सकते हैं झावेरी बहने, आतंब सिंह और कलावती देवी। इस तरह से हम लोग 7 देख लिए, 7 शास्त्रीय नृत्य। अब जो 8 और आखिरी नृत्य है वो आपका हो जाएगा ओडिसी। क्या हो जाएगा? ओडिसी। तो जो ओडिसी है इसका भी आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसका जो संबंध है वो किससे है? तो उड़ीसा से है। किससे है? तो उड़ीसा से है। और उड़ीसा जो ओडिसी है इसके जो मुख्य कलाकार हो जाएंगे तो हो जाएंगे सोनल मानसिंह हो जाएंगे, कर्ण सिंह हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो 8 शास्त्रीय नृत्य है वो सब देखे, और हम एक बार फिर से आप लोग को दोहरा दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। जो सत्रिया का संबंध है ये असम से है, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, कथकली और मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है, फिर आप कथक जो है उत्तर भारत से है, मणिपुरी का संबंध मणिपुर से, और उड़ीसी का संबंध उड़ीसा से है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, ये किया गया था सिंदरी में। लेकिन आप लोग एक और चीज देखिएगा कि कहीं कहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर रानीपेट भी दिया रहता है। हालांकि दोनों क्वेश्चन अलग है। अगर हमसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो सिंदरी में किया गया था। लेकिन उससे भी पहले जो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, जो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, उर्वरक संयंत्र, तो ये जो सबसे पहले उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था ये किया गया था रानीपेट में। कहाँ किया गया था? रानीपेट। रानीपेट, तमिलनाडु। लेकिन ये जो उर्वरक संयंत्र है इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1906 में। लेकिन जो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था वो किया गया था सिंदरी में, और इसका स्थापना 1951 में किया गया था। वही उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक के मामले में जो भारत है ये उत्पादन और उपभोक्ता में उत्पादन और उपभोक्ता के मामले में किस स्थान पे है? तो ये उत्पादन और उपभोक्ता के मामले में हम लोग देखेंगे, उपभोक्ता के मामले में, तो उत्पादन और उपभोक्ता के मामले में जो भारत है हमारा वो किस नंबर पे है? तो ये 3rd नंबर पे है। इसको भी याद रखेंगे कि जो भारत है वो उत्पादन और उपभोक्ता के मामले में उर्वरक उत्पादन उपभोक्ता के मामले में किस स्थान पे है? तो 3rd स्थान पे है। और हम लोग उर्वरक के बारे में देखेंगे कि जो भारत है ये जो पोटेशियम उर्वरक होता है, कौन सा उर्वरक? पोटेशियम उर्वरक। तो भारत इसका पूरी तरह से आयात करता है, मतलब 100% आयात करता है। हम लोग 100% पोटेशियम उर्वरक में आयात पे निर्भर है। हमारी निर्भरता किस पे है? आयात पे। तो हम लोग पोटेशियम उर्वरक को क्या करते हैं? पूरी तरह से आयात करते हैं। आगे देखते हैं कि ऑप्शन में और क्या दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है राजमुंदरी। तो राजमुंदरी का संबंध किससे है? तो राजमुंदरी का संबंध आप लोग देखेंगे कि राजमुंदरी का संबंध तंबाकू से है। और ये जो बलारपुर है तो बलारपुर का संबंध, बलारपुर मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसका जो संबंध है वो है कागज उद्योग से, कागज उद्योग से। तो आप ये दोनों चीजें भी याद रखेंगे कि जो राजमुंदरी है उसका संबंध तंबाकू से है, और जो बलारपुर है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध कागज उद्योग से है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो नेक्स्ट है ये है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि समस्थानिक क्या होता है। क्या जानेंगे पहले? तो ये जानेंगे कि समस्थानिक क्या होता है। अगर हम लोग समस्थानिक पता चल जाएगा तो हम इसमें से अपना आंसर ढूंढ लेंगे। तो समस्थानिक क्या होता है? तो देखिए समस्थानिक वो होता है कि जिस तत्व के परमाणु संख्या समान हो लेकिन जो द्रव्यमान संख्या हो वो असमान हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन का समस्थानिक देख सकते हैं। किस चीज़ का? हाइड्रोजन का समस्थानिक देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या है। तो हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। तो फर्स्ट जो होता है ये होता है आपका प्रोटियम। क्या होता है? तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट होता है प्रोटियम। जो सेकंड होता है ये होता है ड्यूटेरियम। और जो थर्ड होता है, मैं इधर लिखते रही हूँ वहाँ जगह नहीं है, तो ये हो जाता है ट्राइटियम। सॉरी, यहाँ पे ट्राइटियम। हाँ, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों जगह पे जो 1 लिखा गया है तो ये किस चीज़ को डिनोट करता है? तो ये डिनोट करता है परमाणु संख्या को। और जो 1 2 3 आपको दिख रहा है जो सर पे लिखा हुआ है ऊपर में, ये किस चीज़ को डिनोट करता है? तो ये करता है परमाणु भार को।
तो जो समस्थानिक होते हैं इसमें परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु भार भिन्न होता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं संभारिक की, तो संभारिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या भिन्न होता है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, वो क्या होता है, तो वो समान होता है। उसको भी हम लोग आगे देखेंगे संभारिक, लेकिन पहले हम लोग आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि समस्थानिक से तात्पर्य है, तो पहले हम लोग देखते हैं नीचे से। इनमें से एक है कि उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है। क्या कह रहा है कि परमाणु संख्या अलग अलग होती है। तो क्या परमाणु संख्या इसमें अलग अलग है? बिल्कुल भी नहीं, तीनों का परमाणु संख्या क्या है, एक है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा है कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। तब देखते हैं द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो ये देख रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या समान नहीं है, भिन्न भिन्न है। तीनों का द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। एक नंबर में कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो देख सकते हैं कि तीनों का द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग है, तो आंसर क्या होगा, यही होगा। अब हम लोग बात करते हैं संभारिक की, कि संभारिक क्या होता है। तो जो संभारिक होता है, संभारिक, तो जो संभारिक होता है, संभारिक में क्या होता है कि इसके जो परमाणु संख्या होती है वो परमाणु संख्या भिन्न होता है, लेकिन जो परमाणु भार होता है वो परमाणु भार बराबर होता है। जैसे ये हो गया आपका आर्गन, तो आर्गन की परमाणु संख्या कितना होता है, 18, लेकिन भार कितना होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो हो जाता है वो हो जाता है 40। यही अगर कैल्शियम की बात करते हैं तो इसका कितना होता है परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या इसका 20 हो जाता है, क्योंकि इसका भार हो जाता है 40। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, संभारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभारिक हो जाएगा। तो समस्थानिक को अब समझते हैं कि समस्थानिक होता है, जो समस्थानिक है इसकी क्या उपयोगिता होती है। देखिए समस्थानिक का बहुत मल्टीपल उपयोगिता है। जैसे आप लोग एक सुने होंगे कि किसी वस्तु का, किसी जीवाश्म का जो आयु निर्धारण किया जाता है तो कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। इसको हम लोग C14 पद्धति भी कहते हैं। किसी से क्या होता है कि किसी जीवाश्म की आयु निर्धारण की जाती है, तो ये क्या है, ये एक समस्थानिक है। एक और सुने होंगे जो कैंसर का इलाज होता है, कैंसर का इलाज होता है, ये सब आप लोग याद रखेंगे कि जो आयु निर्धारण किया जाता है C14 पद्धति से किया जाता है, कार्बन 14 से। या फिर कैंसर का जो इलाज होता है तो ये कोबाल्ट 60 से होता है। किससे होता है, कोबाल्ट 60 से। या फिर एक और सुने होंगे आप कि जो परमाणु भट्टी होता है, क्या होता है, परमाणु भट्टी, तो इसमें जो ईंधन के रूप में जो उपयोग किया जाता है यूरेनियम 235 का किया जाता है। किस चीज़ का किया जाता है, यूरेनियम 235 का। तो आप देख सकते हैं कि इसका आयु निर्धारण में किया जाता है, या फिर इसका उपचार के लिए भी उपयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में इसका ईंधन के लिए भी उपयोग किया जाता है, तो इसका क्या है, इसका मल्टीपल उपयोग है। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु मुख्य लिपि की शुरुआत की थी। तो जो गुरु मुख्य लिपि की शुरुआत किए थे, ये किए थे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, तो ये किस नंबर के गुरु थे, तो ये सेकेंड नंबर के गुरु थे। सेकेंड, इनको लहना भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लहना। अब हम लोग बात करते हैं सिख धर्म की, तो सिख धर्म की स्थापना कौन किया था, तो ये किए थे गुरु नानक किए थे। सिख धर्म की स्थापना कौन किए थे, गुरु नानक। ये जो गुरु अर्जुन देव हैं, ये किस नंबर के गुरु थे, तो ये 5वें नंबर के गुरु थे। किस नंबर के थे, 5वें नंबर के। जो आदि ग्रंथ है, तो आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो आदि ग्रंथ की रचना इन्हीं के द्वारा किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। आदि ग्रंथ में क्या है कि आदि ग्रंथ में जो सिख धर्म है उसका सार दिया हुआ है, लेकिन इसमें देखेंगे कि कई अन्य लोगों की भी रचना है। जैसे इसमें कबीर का रचना है, कबीर का रचना शामिल है। फिर आपका रैदास का रचना शामिल है, रैदास का। या फिर इसमें एक और नामदेव है, उनका भी रचना आपको शामिल है। तो ये 3 लोगों का इसमें आदि ग्रंथ में रचना शामिल है, जिसमें कबीर है, रैदास है और नामदेव है। अब हम लोग बात करते हैं गुरु गोविंद के बारे में। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। कौन थे, 10वां और अंतिम गुरु थे। इनका जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। और कब हुआ था, तो इनका जन्म 1666 में हुआ था। 1666 में हुआ था। तो इनका जन्म पटना में हुआ था और 1666 में हुआ था। इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। किस चीज़ की स्थापना की गई थी, खालसा पंथ की। और खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा 1699 में की गई थी। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो 1666 में हुआ था और खालसा पंथ 1699 में। तो जो लास्ट वाला 66 है, बस इसको आप अगर उलट देंगे तो 99 हो जाएगा। तो आप यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, ये कथन है। फिर तर्क है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि ई और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। अब ये सही क्यों है हम ये जानेंगे, और पुष्टि क्यों कर रहा है ये भी जानेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं, तो ये सही है, क्योंकि जो भी हिमालय से नदी निकलती है इसमें सालों भर जो जल है वो प्रवाहित होते रहता है। क्योंकि जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनका जो उद्गम स्रोत होता है वो हिमानी होता है, ग्लेशियर होता है। तो जो ग्लेशियर है वो सालों भर पिघलते रहता है और वहाँ से नदियों को पानी मिलते रहता है। लेकिन और भी जो नदियाँ होती है जिनका उद्गम स्रोत हिमानी नहीं होता है, ग्लेशियर से नहीं निकलती है, वो क्या होता है कि सिर्फ मौसमी होती है। बरसात के मौसम में उसमें नदी में देखेंगे कि पानी आता है और जैसे बरसात खत्म होता है तो नदी का पानी सूख जाता है। अब जो बात आई
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो कोई भी अगर पार्टी, कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी अगर वो नेशनल पार्टी बनना चाहती है तो उसको कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होना जरूरी होता है? तो 4 राज्यों में उनको मान्यता प्राप्त होना जरूरी होता है। और हम लोग देखते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी जो होता है उसको राष्ट्रीय दल बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं? तो इनके लिए कई शर्तें रखी जाती हैं। तो जिसमें पहला शर्त ये है कि किसी भी जो राजनीतिक पार्टी है इसको 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होता है, मान्यता प्राप्त होना जरूरी होता है। एक इसका जो शर्त होता है, एक कंडीशन होता है, वो भी हम लोग देखते हैं कि जो जो राजनीतिक दल है इनको लोकसभा जो चुनाव होता है उसमें कुल जो वोट डाले गए होते हैं उसका कम से कम 6% वोट पाना अनिवार्य होता है। तो ये जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें या फिर विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कम से कम ये से करते हैं यार, यहाँ पे कट लगेगा बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो ये कम से कम 4 राज्यों में मान्यता जरूरी होता है कि 4 राज्यों में उन्हें राज्य स्तरीय दल की अगर मान्यता प्राप्त होता है तो वैसे पार्टी राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय दल बन सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी शर्तें होती हैं राष्ट्रीय दल बनने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। तो जो एक जो इसमें शर्त होता है वो ये होता है कि कोई भी अगर राज्य स्तरीय पार्टी या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी है तो उसको जो पिछली लोकसभा चुनाव हुआ रहता है तो उसमें जो भी वैध मत पड़े होते हैं उस वैध मत का कम से कम 6% मत लाना अनिवार्य होता है। साथ ही उसमें अगर आप लोकसभा में नहीं लाते हैं तो कम से कम 4 राज्य का विधानसभा चुनाव होता है तो कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपको 6% मत लाना अनिवार्य होता है। तो ये एक आपका शर्त हो जाता है कि या तो आप लोकसभा चुनाव में 6% मत लाइए या फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपको 6% मत लाना अनिवार्य है। जो सेकेंड इसमें कंडीशन होता है वो ये होता है कि ये जो पार्टी होती है एक राज्य जो सेकेंड शर्त होता है वो ये होता है कि जो पार्टी होती है उनको कम से कम किसी राज्य विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जितना जरूरी होता है। कितने? 4 सीटें। जो थर्ड शर्त होता है वो ये होता है कि लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसका कम से कम 2% सीट जीतनी होती है। 2% सीट जीतनी होती है। और ये जो 2% सीट है ये 3 अलग अलग राज्यों से होना चाहिए। तीन अलग अलग राज्य से होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखें कि इसमें शर्तें शामिल होती है। तो इस तरह से हम देखें कि इसमें कई तरह की शर्तें शामिल होती है। फर्स्ट है कि लोकसभा में वैध मत का 6% मत होना चाहिए या 4 राज्य विधानसभा में 6% का मत होना चाहिए। सेकंड है जो राज्य विधानसभा है उसमें 4 सीटें होनी चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन है वो है कि लोकसभा में 2% सीटें जितनी होती है और ये जो 2% सीटें होती है वो 3 अलग अलग राज्य से होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अभी वर्तमान समय में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है। अच्छा, ये राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा देता कौन है? तो ये देता है चुनाव आयोग। अब बात करते हैं कि अभी कितनी राष्ट्रीय पार्टी है। तो अभी जो वर्तमान समय में अभी आपको 6 राष्ट्रीय पार्टी है। 6। तो ये कौन कौन सी 6 राष्ट्रीय पार्टी है? तो एक आपका हो जाएगा बीजेपी फर्स्ट नंबर पे। 2 नंबर पे हम लोग देखते हैं आप। 3 नंबर पे हम लोग देख सकते हैं नेशनल पीपुल पार्टी। 4 पे हो जाएगा एक कांग्रेस। कौन सा हो जाएगा? कांग्रेस। 5 पे एक हो जाएगा कम्युनिस्ट। ये कम्युनिस्ट मत लिखिए, इसको लिखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि 2 कम्युनिस्ट पार्टी है तो ऐसे में कंफ्यूजन हो सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसका आपका ये चुनाव चिन्ह हथिया और हथौड़ा होता है। और एक जो आपको पार्टी हो जाएगी ये हो जाएगी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो ये 6 पार्टी है, बीजेपी, आप, नेशनल पीपुल्स पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। ये आप जो 6 पार्टियां हैं आप इन 6 का नाम याद रख लेंगे क्योंकि अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो भारत में जो प्रथम सहकारी आंदोलन हुआ था ये कृषि ऋण के क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में? कृषि ऋण के क्षेत्र में। और भारत में जो प्रथम सहकारी आंदोलन का जो चरण था, जो प्रथम चरण था, चरण फर्स्ट जो था तो कब से कब था? तो ये था 1904 से 1911। कब तक था? तो 1904 से 1911। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्मू बाजुगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जो निम्मू बाजुगो नामक बांध है ये किस नदी पे? तो ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी पे। किस नदी पे हो जाएगा? सिंधु नदी पे। अब देखते हैं कि कोयना बांध किस नदी पे है। तो जो कोयना बांध है ये किस नदी पे? तो कोयना बांध कोयना नदी पे ही है। किस नदी पे है? कोयना नदी पे।
और कहाँ है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस नदी पे है, क्योंकि कोयना बांध जब कोयना नदी पे है तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि किस राज्य में है। तो ये आपका महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। महाराष्ट्र का ये क्या है, सबसे बड़ा बांध है। आगे है पेरियार बांध। तो पेरियार बांध किस राज्य में है, तो पेरियार ये आपका हो जाएगा केरल में। किस राज्य में हो जाएगा, तो केरल में हो जाएगा। और भी कई बांध है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका भाखड़ा नांगल बांध हो गया जो कि आपका सतलज पे है। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल हो जाएगा। फिर आपका गोदावरी पे बात करते हैं तो गोदावरी पे दो बांध हो जाएगा जो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो है आपका जायकवाड़ी, जायकवाड़ी, और एक हो जाएगा पोचमपाद, पोचमपाद। ये दोनों किस पे है, गोदावरी पे है। फिर आपका देखते हैं कि उकाई बांध, उकाई बांध ताप्ती पे है, ताप्ती पे है। ऐसे आप लोग बहुत सारा देख सकते हैं, जैसे झेलम पे तुलबुल परियोजना है, आपका सलाला बांध है, दुलहस्ती है, सलाला है, सब चिनाब नदी पे है। तो आप लोग इसको कहीं और से याद कर सकते हैं। फिर मैं कभी एक जगह टॉपिक वाइज जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो आपको ये सब चीज़ें टॉपिक वाइज दूंगी और प्रॉपर आप लोग को ट्रिक लगा के याद भी कराऊंगी। अभी हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे जो है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, पहले हम लोग ये देखते हैं कि वस्तु की कीमत में वृद्धि, पहले हम लोग समझते हैं कि वस्तु की कीमत में वृद्धि क्या होती है। तो जब वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है और इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। देखिए, हम लोग मुद्रास्फीति भी समझेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि मुद्रास्फीति होता क्या है। तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। और जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो जो मुद्रा होता है उसका मूल्य में गिरावट आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लोग समझते हैं कि अभी हम लोग 10 रुपये में एक समोसे लेते हैं, लेकिन जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति आएगी, तो हमें एक समोसे के लिए 20 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ गया और यही स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। अब देखिए, मुद्रास्फीति का हम लोग देखेंगे कि प्रभाव क्या होता है। क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम लोग मुद्रास्फीति समझते हैं कि मुद्रास्फीति जो होता है इसका प्रभाव क्या होता है। 1 सेकेंड। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है, मुद्रास्फीति, इसका प्रभाव क्या होता है। तो मुद्रास्फीति का जो प्रभाव होता है, पहले तो बात है कि ये आता क्यों है, इसका कारण क्या है, मुद्रास्फीति क्यों मतलब देखने को मिलता है। तो मुद्रास्फीति क्या होता है कि जब मुद्रा तरलता बढ़ जाती है, मुद्रा का प्रचलन बढ़ जाता है, तो मांग ज़्यादा बढ़ने लगती है। मान लीजिए, सपोज कीजिए अभी आपके पास आज पैसे हैं तो आप समोसा खाएंगे, बट हो सकता है कल मेरे पास भी पैसे आ जाएंगे तो मैं भी समोसा खाऊंगी, उनके पास भी आ जाएंगे, सबके पास पैसे आ जाएंगे तो सब समोसा खाना चाहेंगे ना, क्योंकि समोसा तो सबको अच्छा लगता है। तो इससे क्या होगा कि समोसा का मांग बढ़ेगा और उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा जितना मांग बढ़ेगा, उसके एवज में उत्पादन नहीं होगा। बनाने वाले भैया तो एक ही है, सडनली तो सब लोग समोसा बनाने नहीं लगेंगे, अरे समोसा का मांग बढ़ रहा है हम भी बनाएं, क्योंकि उसके लिए तो बनाने आना भी तो चाहिए। तो मांग जब ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका पूर्ति नहीं हो पाता है, गुड्स हो या सर्विस, दोनों में से अगर किसी का मांग बढ़ता है और पूर्ति नहीं हो पाता है, तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि मुद्रास्फीति आ जाती है। क्योंकि आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है, अगर 2 समोसे हैं और आपका बहुत ज़्यादा समोसा खाने का मन है और आपके पास पैसों की कमी नहीं है, तो जो 10 रुपये की समोसा है, तब क्या कहिएगा कि भैया 15 रुपये ले लीजिए, बट ये समोसे मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपके पास तो बहुत पैसा है ना, पर्याप्त पैसा है। तो इससे क्या हुआ, आप महंगाई बढ़ा दिए, क्योंकि आपके पास पैसे थे तो आप महंगाई बढ़ा दिए। तो इसी तरह से जब बाजार में पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लोगों के पास पैसे रहते हैं, तरलता बढ़ जाती है, तो वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी आ जाती है और मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाती है। अब देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो इसका प्रभाव ये होता है कि जो सबसे बड़ी बात इसमें देखने को मिलती है कि जो ऋणदाता होते हैं, जो ऋण दिए होते हैं, उनको, ऋणदाता, इनको क्या होता है, घाटा हो जाता है, मतलब हानि हो जाती है। और जो ऋणी होते हैं, इनको लाभ हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऋणदाता को घाटा क्यों होता है, ऋणी को लाभ, ऐसा क्यों होता है, ऋणदाता को घाटा क्यों होता है और ऋणी को लाभ क्यों होता है। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। आप सपोज कीजिए कि आप आज से कुछ दिन पहले मुझे 200 रुपये दिए, जब उस समय कुछ नहीं था, मुद्रास्फीति नहीं थी, महंगाई नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और मैं आपसे 200 रुपये ले ली। और उस 200 रुपये, क्योंकि उस समय मुद्रा का मूल्य काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं 200 रुपये में बहुत सारी चीज़ें खरीदी और उससे अपना जो आवश्यकता थी, जो भी मेरा आवश्यकता था, जिस पर्पज़ से मिली थी, उसको मैं फुलफिल की। लेकिन आज क्या हो गया है कि आज मैं आपको जब 200 रुपये लौटाऊंगी तो 200 रुपये में आप कुछ नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि 200 रुपये का कोई मूल्य ही नहीं है, मुद्रा का मूल्य गिर गया है। तो आपको तो घाटा होगा ना, देने वाले को घाटा होगा, क्योंकि आज अगर उसको 200 रुपये दिया जा रहा है तो 200 रुपये में उसको कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन इसे ऋणी को लाभ हो जाएगा। बिकॉज जब उस समय वो 200 रुपये लिया था तो बहुत कुछ खरीदा, अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लिया वो। लेकिन आज क्या है कि 200 रुपये का कोई मूल्य नहीं, इजीली उसको 200 रुपये दे सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ऋणदाता को लाभ होता है, ऋणदाता, जो ऋणदाता होते हैं, देने वाले होते हैं, उनको हानि होती है, और जो ऋणी होते हैं उनको लाभ होता है। तो आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा एक चीज़ और होता है कि जिनका फिक्स आय होता है, जैसे फिक्स आय होता है, उन लोग को इसे घाटा होता है। जैसे पेंशन भोगी हो गए या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हो गया, तो उन लोग को, या फिर प्राइवेट जॉब वाला ही हो गया जिनका फिक्स सैलरी है, तो उनको घाटा होता है। क्यों घाटा होता है, तो मान लीजिए अगर मैं जॉब कर रही हूँ और मेरा 30,000 40,000 जो भी पेमेंट है, तो मुझे 30-40,000 पर मंथ का मिल रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ गया है, तो उस 30-40,000 में जो मैं आराम से पहले हर जरूरत पूरा कर लेती थी और कुछ पैसा सेव भी कर ले रही थी, बट अब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब तो बाजार में चीज़ें महंगी मिल रही है, तो मुझे तो घाटा ही होगा ना। लेकिन दूसरी बात है कि जो लोग
जिनकी जो मतलब सैलरी स्थिर नहीं होती है, फ्लक्चुएट करते रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, चाहे कोई सर्विस दे रहा है, चाहे कोई गुड्स बेच रहा है, तो उन लोग को लाभ होता है। मान लीजिए एक सब्जी वाला है या सब्जी का ठेले लगाता है, चाहे कोई किसान है, तो क्योंकि उन लोग की जो दाल चावल है या जो भी दूध है, सब्जी है, तो उस सब का मांग क्या हो गया, बढ़ गया। मुद्रास्फीति हो जाने की वजह से कीमत बढ़ गई, तो उन लोग को लाभ होता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए कि लाभ किसे होता है और घाटा किसे होता है। अब हम लोग आगे बढ़ नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चन देखे ही नहीं, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? केवल मुद्रा का मूल्य में वृद्धि। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगा? नहीं होगा। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, अब हमें समोसा पहले 10 रुपए की मिलता था, 20 रुपए का मिल रहा है, तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि कैसे हुआ? मुद्रा के मूल्य में तो गिरावट आया ना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट। देखिए मुद्रा के मूल्य में गिरावट जरूर होता है, लेकिन केवल नहीं होता है ना, ये केवल सब नहीं लग सकता है। बिकॉज जो मुद्रा के मूल्य में गिरावट के साथ साथ वस्तु के मूल्य में वृद्धि भी तो होती है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। जो थर्ड है केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि। देखिए केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, फिर तो यही बात हो गई कि केवल वस्तु के मूल्य में, केवल नहीं हो सकता है। जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है ये है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी देखें कि इसमें जो मुद्रा के मूल्य होता है उसमें गिरावट होती है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। तो आई होप कि आप लोग मुद्रास्फीति अच्छे से समझ गए होंगे। मैं काफ़ी एकदम नॉर्मल एग्जांपल दे के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो बिगनर भी होंगे वो भी अच्छे से समझ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे कि स्थापित नहीं की गई थी। ये चीज़ एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कई बार होता है कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो इस नहीं को अच्छे से ध्यान दें। तो इसमें जो समता दल हो गया और स्वतंत्र संघ हो गया और दी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, तीनों का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? अंबेडकर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अंबेडकर जी के द्वारा किया गया है। लेकिन जो दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा है, इनका स्थापना इनके द्वारा नहीं किया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो बी आर अम्बेडकर के बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हमारा संविधान है का जब निर्माण हो रहा था, तो संविधान निर्माण में इनका सबसे बड़ा योगदान था। और जो हमारी प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर ही थे। जो हमारी प्रारूप समिति थी, कौन सी समिति? प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर ही थे। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, इसको कब बनाया गया था? तो प्रारूप समिति को बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। 1947 को। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। और ये अपना रिपोर्ट कब पेश की थी? 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था, बट इस समिति के द्वारा अपना रिपोर्ट कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 21 फरवरी 1948 को। तो याद रखेंगे, बी आर अम्बेडकर से संबंधित ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी पूछ लिया जाता है, या फिर कभी सदस्य से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इनके द्वारा अपना रिपोर्ट कब पेश किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि संस्थाई और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो देख सकते हैं, संस्थाई और संघ बनाने का अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार है, इसमें दो तरह का हमें मौलिक, पहले हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं। तो हमें दो तरह का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। एक जो मौलिक अधिकार प्राप्त होता है वो होता है केवल भारतीय को। किसको प्राप्त होता है? केवल, अब भारतीय कह लीजिए या नागरिक कह लीजिए, केवल भारतीय कह लीजिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि केवल नागरिक को। और जो एक मौलिक अधिकार होता है वो नागरिक, आपसे लिखना पड़ेगा। तो ये है, एक जो मौलिक अधिकार है वो प्राप्त होता है भारतीय को, भारतीय, या फिर आप नागरिक भी कह सकते हैं, नागरिक। और जो दूसरा प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है विदेशी प्लस नागरिक। तो जो भारतीय को प्राप्त होता है ये कौन कौन सा मौलिक अधिकार है? तो इसको आप लोग देखेंगे कि आर्टिकल, इसमें आपका शामिल होता है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। और बाकी जो आर्टिकल है जैसे 14 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21, 22, मतलब इसमें जो है आपका 5 आर्टिकल, 15, 16, 19, 29, 30, इसको छोड़ के जितने भी आर्टिकल है वो सभी आर्टिकल इंडियंस और विदेशी सबको प्राप्त है। तो हम सिर्फ इसे याद रखेंगे, आपको सिर्फ इसे याद रखना है, 15, 16, 19, 29, 30। एक दो बार रिपीट करिएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, 15, 16, 19, 29, 30। इतना देख लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि संस्थाई और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आप जानते हैं ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 19 में है। किसमें है? 19 में। और अभी हम लोग देखिए कि 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल किसे प्राप्त है? तो ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार। तो क्या ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है? नहीं, ये केवल इंडियंस के लिए है। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता अधिकार। तो अभी हम लोग देखिए ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता अधिकार। आगे है दैहिक एवं स्वतंत्रता अधिकार। तो ये आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 21 में है। और ये कानून के समक्ष समानता, तो ये आर्टिकल किस में है? तो ये आर्टिकल 14 में है।
तो ये दोनों भी आंसर नहीं हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। अच्छा, अब हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और क्या क्या है। ऐसे हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन जो बिगिनर होंगे वो इस चीज़ को याद कर लेंगे और जिसे पता होगा उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो जो मौलिक अधिकार है इसका जो उल्लेख है वो किस में है, तो इसका उल्लेख जो किया गया है वो भाग 3 में किया गया है। और आर्टिकल क्या है, तो इसका जो आर्टिकल है आपको आर्टिकल देखने को मिल जाता है 12 से 35। कहाँ तक, 12 से 35। तो देखिए हमें कई तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त है, जैसे कि हम लोग देखते हैं तो जो 14 से 18 है इसमें किस चीज़ का उल्लेख है, तो इसमें आपका है समानता का अधिकार। क्या है, समानता का अधिकार। फिर जो 19 है, 19 से जो 22 है ये क्या है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलिए स्वतंत्रता का अधिकार मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। फिर जो 23 और 24 है, ये 23-24 किससे संबंधित है, तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे फिर देखते हैं 25, 26, 27 और 28। तो ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। अब जो देखते हैं 29 और 30 है, 29, 30, तो ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। अच्छा, एक और चीज़ है जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसको संवैधानिक जो आर्टिकल 32 है इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने इसे क्या कहा था, तो बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था, संविधान की आत्मा। तो इस तरह से हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में बहुत कुछ जाने। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य, ओजोन को हम लोग कैसे लिखते हैं, O3 लिखते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन है कि ओजोन परत में छिद्र, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत का मोटाई कम होना, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। तो हम लोग आंसर से पहले इसके बारे में जानते हैं कि ओजोन परत है क्या। तो जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में एक लेयर है। क्या है, समताप मंडल में देखते हैं, समताप मंडल में एक लेयर है। ये क्या करता है, ओजोन परत एक्चुअली करता क्या है, तो ओजोन परत क्या है, जो सूर्य से परावैंगनिक किरणें आती है उसको ये डायरेक्ट हमारे पास आने से रोकता है। उसका एक बड़ा भाग ये खुद अवशोषित कर लेता है और हमारे पास आने से रोकता है। तो अब आप बोलेंगे कि यार आने से रोकता है तो उससे क्या, तो आने से रोकता है तो उससे ये है कि अगर परावैंगनिक किरणें डायरेक्ट हमारे त्वचा पे पड़ेगी तो त्वचा कैंसर होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना होता है। तो अगर जो ओजोन लेयर होता है अगर परावैंगनिक किरणों को रोक देती है तो हम क्या होता है कि हम डायरेक्ट परावैंगनिक किरणें अपने ऊपर पड़ने से बच जाते हैं। तो ओजोन परत का ये जो सबसे बड़ा योगदान है। और ये किस मंडल में पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। अब बात है कि ओजोन मंडल को सर्वप्रथम किसने देखा था और ये कहाँ देखा गया था, तो जो ओजोन परत है इसको सर्वप्रथम फोरमैन ने देखा था। इसको आप लोग याद रखेंगे कि इसको सर्वप्रथम किसने देखा था, तो सर्वप्रथम फोरमैन ने देखा था और इसे अंटार्कटिका के ऊपर देखा था। कहाँ देखा था, तो अंटार्कटिका के ऊपर देखा था, अंटार्कटिका के ऊपर देखा था। ठीक है, आज एक और आप सुने होंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है और ये हुआ था 1987 में। 1987 में क्या हुआ था, तो आप लोग लिखेंगे 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसका संबंध किससे है, ओजोन संरक्षण से। अच्छा, ओजोन संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, ओजोन संरक्षण दिवस। अब देखते हैं कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। तो अभी हम लोग पढ़े कि जो ओजोन होता है ये कहाँ होता है, तो समताप मंडल में होता है। तो देखिए पहले तो ये दो को में आ गया क्षोभ मंडल, तो ये तो पहले ऐसे ही आप गलत काट सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। ये ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि ऑप्शन की ओजोन परत में छिद्र, इसमें छिद्र नहीं होता है, उसमें छिद्र का कोई बात ही नहीं कि एकदम डायरेक्ट ऐसे सीधा छिद्र हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसकी परत की मोटाई जो कम होती है तो उसी को बोला जाता है ओजोन परत में छिद्र। अच्छा, एक और बात आप लोग जानते होंगे कि ओजोन परत को जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है ये कौन पहुंचाता है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कहाँ से इसका सबसे ज्यादा निष्कासन होता है, जो रेफ्रिजरेटर हमारे यहाँ यूज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, AC होता है, तो इसमें फ्रियोन नामक गैस भरा जाता है। क्या भराता है, फ्रियोन नामक गैस भरा जाता है और इसी से बड़ी ज्यादा मात्रा में CFC निकलता है जो कि ओजोन परत क्षरण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अब ये 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 1945 को। यही कारण है कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है, वन सेकेंड, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी कई शाखाएं हैं, मतलब कई इसका अंग है, शाखा कह सकते हैं, फिर अंग कह सकते हैं। इसके कई अंग हैं, मतलब कई नहीं, मुख्य रूप से इसके 6 अंग हैं, ये कह सकते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट है महासभा। महासभा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, सब क्वेश्चन पूछता है। और इसको जो महासभा है तो इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद। विश्व की लघु संसद कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आपका है सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। तो जो सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें से 5 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी होते हैं। और जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो पाँच जो इसमें से अस्थायी सदस्य होते हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि ये इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, अमेरिका, रूस और चीन। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे आप अभी प्रेजेंट टाइम में ये तीनों देश हैं जो मतलब काफ़ी एक तरह से ताकतवर देश हैं, अमेरिका, रूस और चीन। और 2 और देश है इसमें, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस। तो ब्रिटेन और फ्रांस को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उस टाइम में जब 1945 का समय था तो उसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी काफ़ी मतलब ताकतवर देश थे। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि वर्तमान समय में आप अमेरिका, रूस, चाइना को देख रहे हैं कि उभर रहा है, और उस समय ब्रिटेन और फ्रांस का काफ़ी दबदबा था। तो जिसका जब दबदबा रहा तो ये 5 कंट्री अस्थायी सदस्य में शामिल है। अच्छा, इनके पास एक अधिकार होता है, उसको बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर। तो अभी वीटो पावर क्या होता है? तो वीटो पावर होता है कि जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसमें सुरक्षा परिषद द्वारा कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसमें जो 15 सदस्य होते हैं, इसमें अगर ये 5 अस्थायी सदस्य के जो देश होते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक देश अगर किसी भी फैसले पे अपना हामी नहीं भरता है या उससे बाहर आता है तो वीटो माना जाएगा और वो जो फैसला है वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। चाहे उसमें से 14 देश अगर शामिल हो और एक अस्थायी सदस्य देश शामिल ना हो तो वो फैसला नहीं लिया जा सकता है। तो ये इसको बोलते हैं वीटो पावर। अच्छा, जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका क्या होता है? तो जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष पे एक तिहाई सदस्य स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे हमारे राज्यसभा में होता है वैसे यहाँ भी होता है, एक तिहाई सदस्य स्थानांतरित हो जाते हैं और नया चुन के आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या है? तो ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है और ये राज्य है। तो जो इंद्रावती है ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में और भी बाघ रिजर्व है तो हम लोग उसको भी देखते चलेंगे और आप लोग याद करते चलेंगे। तो छत्तीसगढ़ में तो हम लोग इंद्रावती देख लिए कि इंद्रावती है। दूसरा कौन सा है? एक दूसरा है अचार कनार। कौन सा है? अचार कनार। और एक है उदंती सीता नदी। उदंती सीता नदी। ये जो उदंती सीता नदी है ये एक ही नाम है, ये अलग अलग इसे मत समझिएगा कि उदंती अलग है और सीता नदी अलग है, ये एक ही है। हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र है? तो 3 है। एक आपका इंद्रावती हो गया, एक अचार कनार हो गया और एक उदंती सीता नदी हो गया। दूसरा है पेरियार। पेरियार कहाँ है? तो पेरियार केरल में है। केरल में भी एक और बाघ रिजर्व है और उसका नाम है पराम्बीकुलम। क्या नाम है? पराम्बीकुलम। ये सब आप लोग याद करते चलेंगे, पराम्बीकुलम। नेक्स्ट है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल कहाँ है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। और उड़ीसा में और कौन सा बाघ रिजर्व क्षेत्र है? तो उड़ीसा में और बाघ रिजर्व क्षेत्र है सिमलीपाल। कौन है? सिमलीपाल। इस तरह से नेक्स्ट कौन सा है? तो बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में। तो कर्नाटक में और भी कौन सा बाघ रिजर्व क्षेत्र है? तो बांदीपुर है। फिर आपका नागरहोल है, अंसी है। तो इस तरह से आप ये सब याद रख सकते हैं। एक बार हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है? तो इंद्रावती, अचार कनार और उदंती सीता नदी। पेरियार में, केरल में कौन कौन सा है? तो केरल में पेरियार है और पराम्बीकुलम है। फिर देखते हैं उड़ीसा में कौन कौन सा है? तो उड़ीसा में सिमलीपाल है और सिमलीपाल है। अच्छा, यहाँ भी मैं सिमलीपाल लिखी हूँ क्या? तो नहीं, इसमें एक लिख लीजिए आप सतकोसिया। सिमलीपाल और सतकोसिया। तो उड़ीसा में कौन कौन सा है? तो उड़ीसा में सिमलीपाल है और सतकोसिया है। कर्नाटक में कौन है? तो बांदीपुर, नागरहोल और दादेली अंसी। इसको अंसी भी बोलते हैं, ऐसे इसका पूरा नाम दादेली अंसी है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये कब आया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये कब लाया गया था? तो ये 1973 में इंदिरा गांधी के टाइम लाया गया था। उस समय कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। तो ये कब लाया गया था? 1973 में। अच्छा, फिर हम आगे देखते हैं कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है?
तो ये है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अब देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है, तो ये आंध्रा में है। ऐसे मैं इसको शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, एपी में। आप इतना से समझ जाएंगे कि आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा कौन सा है, तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व। कौन सा है? 1 सेकेंड, पेंच टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है? 1 सेकेंड, हाँ, ये पेंच टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो जो सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है ये है आपका नामदफा, नामदफा। और ये कहाँ है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो इसमें से कौन सा विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। अब देखते हैं कि हिप्सोमीटर क्या है। तो जो हिप्सोमीटर है ये मापता है समुद्र तल से ऊंचाई। क्या मापता है? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। तो हिप्सोमीटर क्या मापता है? ये समुद्र तल से ऊंचाई मापता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या मापता है, तो ये वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है। क्या मापता है? वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय क्या मापता है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा आपका ग्रेविमीटर। तो ये जो है ये पानी की सतह पे, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को मापता है। क्या मापता है? तेल की उपस्थिति को मापता है। तो इस तरह से हम लोग चारों ऑप्शन था वो देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और ये उद्योग है और इसका मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो इसका फर्स्ट है रेलवे उपकरण। तो रेलवे उपकरण कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भिलाई में। सेकंड है मोटर वाहन। तो मोटर वाहन कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा जबलपुर में। थर्ड है पोत निर्माण। तो पोत निर्माण कहाँ हो जाएगा, कोची में। और साइकिल निर्माण बच्चा जो लास्ट वो हो जाएगा लुधियाना। तो जो ये 1 सेकेंड, हाँ, जो पोत निर्माण है ये हम लोग फर्स्ट से देखते हैं कोची को। तो जो पोत निर्माण है ये कहाँ होता है, कोची में होता है। अच्छा, कोची कहाँ स्थित है, तो कोची आपका स्थित है केरल में, केरल में। और एक बंदरगाह है, मतलब ये जो कोची है वो एक यहाँ पे पोत निर्माण होता है, एक बंदरगाह भी है। क्या है? बंदरगाह है। ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं इसको, अच्छा कोची को एक और इसको पूर्व का वेनिस कहा जाता है, कि इसका उपनाम है। और इसका उपनाम यह है कि कोची को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। जबलपुर को देखते हैं। जबलपुर, तो जो जबलपुर है यहाँ पे क्या है, तो जबलपुर में आपका मोटर वाहन निर्माण होता है। और कहाँ स्थित है, तो जबलपुर आपका एमपी में स्थित है। फिर लुधियाना को देखते हैं। तो लुधियाना आप सबको ही पता है कि लुधियाना पंजाब में स्थित है। कहाँ है? पंजाब में। और यह साइकिल के लिए काफ़ी फेमस है, साइकिल उद्योग के लिए। और यहाँ पे ये सतलज नदी के तट पे है। कहाँ है? तो सतलज नदी के तट पे है। अब एक नेक्स्ट बचता है, नेक्स्ट और लास्ट भिलाई। तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो रेलवे उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, भिलाई जो संयंत्र है, भिलाई में जो लौह इस्पात संयंत्र है, ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था रूस के। ऐसे उसमें तो रूस नहीं था, हम रसिया नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सोवियत संघ। क्या कहेंगे? सोवियत संघ। सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। यह स्थापित किया गया था सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? सेकंड पंचवर्षीय। अच्छा, सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 और भी संयंत्र स्थापित किए गए थे। नीचे देखते हैं, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना था, सेकंड पंचवर्षीय योजना था, इसमें 2 और भी स्थापित किए गए। तो हम लोग देखिए कि जो भिलाई है वो स्थापित किया गया था किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। एक और था राउरकेला, राउरकेला। और एक था आपका दुर्गापुर, दुर्गापुर। तो ये जो राउरकेला का जो संयंत्र स्थापित किया गया था ये आपका जर्मनी के सहयोग से किया गया था, जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर किसके सहयोग से किया गया था, तो ये किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो जो पौधे की मिट्टी होते हैं, पौधे के जो मिट्टी होते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, जो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं उसे किस रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं उसे अंततः प्रोटीन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में प्रांगण को कहते हैं। तो इस तो आपको आंसर इसको इजीली समझ जाएंगे कि जो वायु द्वारा प्रांगण होता है उसको वायु प्रांगण कहते हैं। ये सब ऐसे ही होता है, जो वायु द्वारा प्रांगण होता है उसको वायु प्रांगण कहा जाता है, जो कीट से प्रांगण होता है उसको कीट प्रांगण, ऐसे जंतु द्वारा हो गया तो जंतु प्रांगण, मतलब ये उसी तरह से कहा जाता है। अब है कि जो प्रजनन होता है पौधों में, तो जो प्रजनन होता है उसमें मुख्य अंग क्या होता है, तो जो प्रजनन का मुख्य अंग जो होता है वो पुष्प होता है। और पुष्प के है 4 भाग होते हैं। एक जो होता है वो होता है ब्राहदल पुंज, ब्राहदल पुंज। सेकेंड होता है दलपुंज, दलपुंज। फिर होता है पुमंग, पुमंग।
और चौथा जो है वो होता है आपका जयांग। क्या होता है? तो ये होता है जयांग। अच्छा, इसमें जो प्रजनन होता है जो फूल में, तो इसमें ये दो ही अंग मुख्य रूप से भाग लेते हैं, एक पुमंग और एक जयांग। ये जो पुमंग होता है ये नर नर युग्मक होता है। 1 सेकेंड, नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है। और वही जो जयांग होता है तो ये क्या होता है? तो ये मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। तो हम लोग अभी देखें कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग, जिसमें से पुमंग और जयांग प्रजनन में भाग लेते हैं। इसमें से जो पुमंग होता है वो नर युग्मक होता है और जो जयांग होता है वो मादा अंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये प्रांगण क्या होता है। प्रांगण क्या होता है? तो प्रांगण 2 तरह का होता है, एक होता है सौ प्रांगण, सौ प्रांगण, और एक होता है पर प्रांगण। अब आप सोचेंगे कि सौ प्रांगण और पर प्रांगण क्या होता है? तो जब कुछ कुछ परागकण अपने ही आसपास अपने ही पौधों के अन्य फूलों पे जब फूलों के वर्तिकाग्र पे जाके पड़ जाता है और उससे जो प्रजनन की जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसे सौ प्रांगण कहते हैं। और वहीं जब एक कुछ पुष्प का प्रांगण अगर दूसरे पौधे पे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पड़ जाता है और उससे जो प्रांगण प्रजनन होता है तो उसे पर प्रांगण कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए कि सौ प्रांगण पर प्रांगण क्या होता है। और अपने ही पौधे के फूल पे अगर प्रांगण जाता है, वर्तिकाग्र पे प्रांगण जाता है तो सौ प्रांगण, और अन्य पौधों के फूल के वर्तिकाग्र पे अगर परागकण जाता है तो उसे पर प्रांगण कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो बस ऐसे ही हम ले लिए, तो उसमें कुछ है नहीं। ये 20 नंबर क्वेश्चन है और ये है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो जो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य आप सब जानते होंगे कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। अच्छा, जो केसर होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कभी कभी वैज्ञानिक नाम पूछ देता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो जिसका वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है क्रोकस सैटाइवस। क्या होता है? क्रोकस सैटाइवस, क्रोकस सैटाइवस। ये केसर का वैज्ञानिक नाम होता है। ये पाया कहाँ जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसका मुख्य उपयोगिता क्या होती है? इसका जो उपयोग होता है वो होता है किसी चीज़ को कलर देने के लिए, वर्ण देने के लिए, या फिर स्वाद के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग दरोगा के 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए और इसमें देखिएगा तो आपको 20 क्वेश्चन नहीं करीब 40-50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। 40-50 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर मिला होगा। तो आई होप कि अगर आप ये वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होंगे और आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही मैं वीडियो लाते ही रहूँगी आगे। हम लोग फिर किसी वीडियो में 20 क्वेश्चन, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि 20 क्वेश्चन काफ़ी कम है, बट ये देखिए कि वीडियो कितना लंबा हो गया है। तो हम फिर ऐसे ही प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन में लाऊंगे और आप लोग को प्रॉपर डिस्कशन करूँगी, आप लोग को नई नई चीज़ें बताऊँगी। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए। और इतना यहाँ तक आने के लिए, देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू।